स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति कक्षा 12वीं के लिए पुस्तक है अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी कि आज़ादी के बाद जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा। जैसा कि यहाँ से नाम से हम लोग जान रहे हैं कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, ये अध्याय 2 है। और इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे क्या क्या कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना कैसे हुई थी, आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव कैसे हुआ था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम यहाँ इस नोट्स के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। पहला है यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो लोकतंत्र तक परेशानी थी और उस समय तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत के सामने लोकतंत्र की स्थापना करना एवं उसके लिए उचित पृष्ठभूमि तैयार करना एक अलग ही चुनौती थी। स्वतंत्रता के बाद ही राजनीति दलों में प्रतिस्पर्धा शुरुआत हो गई। चूँकि स्वतंत्र जब देश हुआ, आज़ाद हुआ, उसके बाद सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रतिस्पर्धा में लग गए। स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे देश ने लोकतंत्र की स्थापना का मन बना लिया था और देश और समाज में, हर देश और समाज में। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो उसी समय स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे नेता लोग जो थे उन्होंने सोचा कि हमारा देश जो रहेगा वो क्या रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, राजतंत्र नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शासन के स्वचालन के लिए नियम बनाना अनिवार्य है, जिसके लिए अनेक विकल्प उपलब्ध भी होते हैं। समाज में मौजूद समूहों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सरकार को ही ऐसा समाधान निकालना था जिससे समस्याओं का निदान हो सके। ठीक है, यानी कि शासन के स्वचालन के लिए नियम बनाना, बहुत सारी चीज़ें थे, नियम बना, संविधान लागू हुआ था तो नियम बनाना था उसमें। अब देखते यहाँ पर कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया था। हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाया गया, जिसका उद्देश्य जनहित के लिए शासन और जनता का शासन रहा। अभी भी हमारे देश में लोकतंत्र ही कायम है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो है वो देश पर शासन करता है। अब देखते हैं चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग जो था, जिस समय हमारा देश में संविधान लागू हुआ था तो चुनाव आयोग का भी निर्माण किया गया था, बनाया गया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था और जिस पर 14 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 को इसको अमल लाया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को ये संविधान जबकि बन करके 26 नवंबर को तैयार हो गया था। इस समय देश भर में अंतरिम सरकार चल रही थी, प्रशासनिक तौर पर अंतरिम सरकार। चूँकि ये 26 जनवरी 1950 को अमल किया गया तो इतने दिन के बीच में, यानी 1947 से लेकर के 1950 तक का जो शासन काल था तो वो अंतरिम सरकार कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आगे कि और संविधान को लागू होने के बाद यह आवश्यक हो गया था कि देश का शासन अब लोकतांत्रिक सरकार के हाथों में ही सौंप दिया जाना चाहिए। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था कब हुआ था, 1950 में हुआ। संविधान में वर्णानुसार ही सरकार का चयन के लिए इस आयोग का गठन किया गया और प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन जो थे प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अब देखिए चुनाव आयुक्त का कार्य क्या होता है। तो चुनाव आयुक्त का महत्वपूर्ण कार्य देश भर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना होता है। पूरे भारतवर्ष में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, यह कार्य किनका होता है, तो चुनाव आयुक्त का होता है। चुनाव आयुक्त के समक्ष मौजूद कठिनाइयाँ। जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ऐसा नहीं था कि सारे कार्य आसानी से हो गए थे। हमारे देश की लगभग बहुत सारी जनता, 90% से ज़्यादा जनता जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वहाँ पर परेशानियाँ थी चुनाव आयोग के सामने। अब देखिए क्या क्या परेशानियाँ थी हम लोग समझते हैं।
तो यह उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव आयोग के गठन के बाद देश का पहला आम चुनाव करा लिया जाएगा। चुनाव आयोग का गठन हुआ तो लोगों ने सोचा कि चुनाव आयोग जो है, उम्मीद किया जा रहा था कि चुनाव आयोग को पहला चुनाव करा लिया जाएगा, परंतु देश की विविधता और बड़ी आबादी के चलते ऐसा संभव ना हो सका, क्योंकि देश की आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। चुनाव कराने के लिए पहला कार्य चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन और मतदाता सूची तैयार करना था। चूँकि सभी के पास ऐसा लिस्ट नहीं था कि मतदाता सूची तैयार नहीं था, जिसके लिए चुनाव आयोग को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, उसके पास कोई लिस्ट नहीं था मतदाता सूची का। अब देखिए, मतदाता सूची कहते हैं जो वोटर लिस्ट होता है, जिसमें सभी का फ़ोटो होता है, उसका पूरा डिटेल्स रहता है। मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन पर यह पाया गया कि तकरीबन 40 लाख महिलाओं के नाम इस लिस्ट में शामिल ही नहीं है। जिस समय ये किया गया था तो उस समय पता चला कि 40 लाख महिलाओं का जो नाम है वोटर लिस्ट में है ही नहीं, मतदाता सूची में नाम है ही नहीं। तो वो बहुत बड़ी परेशानी हुई। जो नाम इसमें शामिल है उसमें काफ़ी गलतियां भी पाई गई। अब पहले से जो नाम शामिल भी था तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। चुनाव आयोग ने इस लिस्ट को अस्वीकार कर दिया। पहला जो लिस्ट आया उसे बोला कि नहीं, ये लिस्ट नहीं चलेगा, दूसरा लिस्ट चलेगा, दूसरा बार जब सुधार करके दिया जाएगा तब होगा। अब देखिए क्या हुआ कि उस समय 17 करोड़ मतदाता थे पूरे देश में, जो थे वोट देने वाले की संख्या जो थी 17 करोड़ थी, महिला पुरुष मिला करके, जिनमें 15% ही शिक्षित मतदाता थे। 15% मतदाता जो थे वो पढ़े लिखे थे, बाकी जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके चलते चुनाव आयोग को करीब 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को शिक्षित करना पड़ा। अब ट्रेनिंग देना पड़ा कि कैसे चुनाव आयोग को कैसे चुनाव करवाना है। वहाँ पर 3 लाख कर्मचारियों को शिक्षित करना पड़ा, उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ा। इससे पहले धनी देशों में जहाँ पहले से लोकतंत्र था, जैसे यूरोप, वहाँ भी महिलाओं को मताधिकार नहीं था, जो भारत जैसे बड़े राज्य के लिए एक बहुत बड़ी ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। धनी देश थे तो वहाँ पर क्या था कि लोकतंत्र था। यहाँ पर देखा रहा है कि इसमें पहले धनी देशों में जहाँ पर पहले से लोकतंत्र था, जैसे यूरोप, वहाँ की महिलाओं को मताधिकार था ही नहीं। अब जो पढ़े लिखे देश थे, जो धनी देश थे, वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। तो इस वजह से वहाँ पर एक और भी चुनौतीपूर्ण कार्य था। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व था। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं आगे कि पहले जो 3 चुनाव हुए थे, देखिए चुनाव कब कब हुए थे, तो यहाँ पर आगे हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लेते हैं। देखिए पहला चुनाव हुआ था 1952 में, ठीक है, 1952 में। दूसरा चुनाव हुआ था 1957 में। तीसरा चुनाव हुआ था 1962 में। और तीनों के समय में क्या हुआ था कि कांग्रेस का काफ़ी दबदबा था, काफ़ी ज़्यादा वोट से वो जीते थे, काफ़ी ज़्यादा सीटों से। अब उस समय लोकसभा में सीट थी जो 1952 में 489 सीट था, और 1957 में भी लोकसभा में 494 सीट हो गया था, और फिर उसके बाद भी 494 सीट था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मैप देख करके समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये पीला कलर का जो आपको दिख रहा है, पंजाब, दिल्ली, ये सारा जो भाग है, तो ये सारे कांग्रेस शासित राज्य है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को पूरे देश भर में सब पूरा चुनाव में उनको बहुत ज़्यादा वोट मिला। इधर आप देखेंगे थोड़ा सा केरला क्षेत्र में, केरल में ये तो वोट नहीं मिला था, और यहाँ पर जो था डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट की पार्टी थी। और ये ऊपर जो है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में क्या था कि जम्मू कश्मीर उस समय जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, आर्टिकल 370 के तहत में बना हुआ था। देखिए यहाँ कह रहा है कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। तो पहले आम चुनावों के बाद नतीजों से किसी को भी याद शायद ही अचंभा होता, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व उस समय देखा जा रहा था। इस पार्टी की स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। चूँकि इसके कई कारण थे, ठीक है ना, क्योंकि स्वाधीनता यानी देश का आज़ादी दिलाने में जो था कांग्रेस का महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस पार्टी ने स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे जो राजनीति के करिश्माई नेता थे। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये राजनीति में काफ़ी माहिर व्यक्ति थे।
कांग्रेस के उद्गम 1885 में एक नवशिक्षित कामकाजी वर्ग के रूप में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम के द्वारा इस पार्टी को बनाया गया था, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इनका उद्गम 20वीं शताब्दी में हुआ। कांग्रेस के विभिन्न विचारधाराओं के गुट को मिलाकर एक पार्टी थी जो आगे चलकर एक मध्यवर्गीय समूहों के रूप में उभरी। कि विपक्षी पार्टियां एक समय कांग्रेस की रणनीतियों एवं फैसलों को आंशिक रूप से प्रभावित कर सकी। उस समय विपक्षी पार्टियां थी ही नहीं, थी भी तो नाम मात्र की थी, जो काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस पर प्रभावित नहीं कर सकी थी। कांग्रेस में जो गुट बने हुए थे वो शासन में भीतरी सुधारों का कार्य कर रहे थे, जिससे राजनीतिक होड़ के बाहर से कोई ताल्लुक था ही नहीं। यह होड़ कांग्रेस के भीतर ही थी। यही कारण था कि कालखंड में कांग्रेस प्रणाली भी कहा गया था। अब यहाँ समझते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, आगे देखेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी। तो यहाँ पर आम चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व साफ तौर पर दिखाई दिया। क्योंकि जब शुरू में 1952 में जब आम चुनाव हुआ था तो इनके नतीजे जो आए थे काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे आए थे। पहले आम चुनाव के बाद कांग्रेस ने भारी मतों से जीत हासिल किया था। उन्होंने क्या किया था कि 489 सीटों में 364 सीट हासिल किया, तो जो काफ़ी बहुमत से आगे था। इस सूची में कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे दर्जे पर थी। तो विपक्ष की पार्टी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी जो दूसरे दर्जे पर थी, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर 489 सीट में 364 सीट सिर्फ अकेले कांग्रेस पार्टी को मिला था। 1952 के चुनावों में कांग्रेस को कुल वोटों का 45% मिला था। जब शुरुआत में 1952 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस को पूरे वोट जितना भी था उसका 45% मिला, लेकिन 74% सीटें मिली थी। और सीटें जो थी 74% ही कम्युनिस्ट पार्टी को 10% वोट मिले, लेकिन ये 3% सीटें भी नहीं पाई थी। आगे देखते हैं कि केवल भारत में ही एक ऐसी पार्टी का प्रभुत्व तो देखने को नहीं मिला, बल्कि चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में भी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। चूँकि ये आप देखते हो सोचते होंगे कि भारत में ही ऐसा था, तो बिल्कुल नहीं। जबकि आप पूरा इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि चीन में, क्यूबा में, सीरिया में जैसे देश भी जो था वहाँ पर भी एक ही पार्टी का प्रभुत्व शुरुआती दौर में रहा था। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों की एक पार्टी प्रभुत्व भी भिन्न रहा। यह लोकतांत्रिक स्थिति होने के बाद का प्रभुत्व था, जिसे जनता बार बार चुनकर सत्ता में खड़ा कर रही थी, ठीक है। ये एक लोकतांत्रिक स्थिति था उस समय का, जो जनता जो था बार बार एक ही पार्टी को वोट दे रही थी और उसे बार बार चुनाव में जितवा रही थी। कांग्रेस पार सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम के समय से ही मजबूत होती जा रही थी, ठीक है। ये इसकी जड़ मजबूत होने का कारण ये था कांग्रेस का कि इसकी स्वाधीनता संग्राम के समय में मजबूत होती जा रही थी। आज़ादी के समय से ही पार्टी ने अपनी जड़ें चारों ओर फैला ली थी। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कांग्रेस आज़ादी के आंदोलनों की अगुवाई कर रही थी और उनकी प्रकृति सबको एकजुट मिलाकर चलने की थी। अब कांग्रेस का क्या काम था, इसके चलने के पीछे इसका कारण क्या था कि कांग्रेस जो था जो आज़ादी के आंदोलन की अगुवाई कर रहा था। आज़ादी के समय में ये आगे बढ़ चढ़ कर काफ़ी हिस्सा लिया था और इसकी प्रकृति ऐसी थी कि सबको एकजुट मिला करके चलने की थी, एकजुट सबको एक साथ लेकर के चलने की थी। कांग्रेस का निर्वाचन प्रणाली से पहले से परिचित होने का कारण इसका संगठन पूरे देश में फैल चुका था। जहां अन्य दल अभी अपने चुनावी राजनीति काम कर रहे थे, वहीं कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अन्य दल अभी चुनावी राजनीति में काम कर ही रहे होते हैं, तब तक यहाँ चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी होती है कांग्रेस। तो ये सब काफ़ी इसके कारण थे, है ना। यानी कि कांग्रेस के प्रभुत्व की जो प्रकृति थी तो यही सब थी कि वो सबको सभी पार्टियों को मिला करके आगे बढ़ना चाह रही थी। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कांग्रेस सामाजिक और विचार आधारित गठबंधन। अब गठबंधन में क्या था वो समझते हैं।
तो कांग्रेस ने समय के साथ साथ जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया। शुरुआत में इस पार्टी ने अगड़ी जाति, उचले, मध्यम और शहरी अभिजनों का बोलबाला रहा था। इसके बाद आंदोलनों से जुड़ने के बाद इसका सामाजिक आधार बढ़ा, जिससे कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहरों के निवासी, गांवों के निवासी, मध्यम वर्ग, उच्च जाति के सभी लोगों को स्थान मिला। चूँकि पहले क्या था कि शुरुआती दौर में ये अंग्रेज़ों, चूँकि कांग्रेस भी अंग्रेज के ही द्वारा बनाया गया था, पार्टी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और इस शुरुआती में क्या था कि अगड़ी जाति, उछली, मध्यम वर्ग और शहरी अभिजनों का बोलबाला था इस कांग्रेस पार्टी में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आंदोलनों में जुड़ने के बाद इसका सामाजिक आधार बढ़ा, जिससे कांग्रेस जो था कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहरों के निवासी, गांवों के निवासी सभी जो थे ये जुड़ते चले गए। ठीक है। अब इसमें यह एक सुसंगठित पार्टी के रूप में सामने आई। इससे कांग्रेस को काफ़ी लाभ भी मिला। भारतीय विविधता इस पार्टी के अंदर दिखाई देने लगी, यानी कि सभी पार्टी को ये अपने में शामिल करने वाली पार्टी थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कांग्रेस ने विभिन्न विचारों को एक मंच प्रदान किया। जिसके भी अलग अलग विचार थे, वो सभी कहे थे कि भाई आ जाओ कांग्रेस में, तुम लोग का स्वागत है। जो भी बुरा भला जो भी कहा हो सबको भूल जाओ और कांग्रेस में शामिल हो जाओ। इसमें रेडिकल, क्रांतिकारी, नरम दल, गरम दल, दक्षिण और वामपंथी सभी तरह के विचार समाहित थे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस सिर्फ गरम दल या नरम दल को सपोर्ट कर रहा था। ये सभी तरह के विचारधारा रखने वाले को समाहित कर लिया था अपने आप में, जिन्होंने इसे पूर्ण रूप से समर्थन दिया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि सभी पार्टियां इसे पूरी तरह से समर्थन दिया। आज़ादी के पहले से ही इन अनेक संगठनों को पार्टी में रहने की इजाज़त थी। देखिए यहाँ पर क्या था कि आज़ादी के पहले से अनेक संगठनों को पार्टी में रहने की इजाज़त थी। ऐसा नहीं था कि पार्टी से उसे निकाल दिया जा रहा था, सबको साथ में लेकर के चलने की इजाज़त थी। उस समय में कांग्रेस के बाहर के गुटों में भी प्रतिस्पर्धा बनी होने के मुख्य नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। इस प्रणाली के अंदर संतुलन कायम रहता था। इसका सीधा लाभ कांग्रेस को चुनावों में मिलता रहा था। तो ये सब कई कारण थे, इसके कई फैक्ट थे। अब यहाँ पर देखिए ये मानचित्र आप देखिए कि जो चुनाव हुआ था तो कहाँ कहाँ काफ़ी ज़्यादा सत्ता में थे। तो देखिए 1952 से 1967 के दौरान में कांग्रेस शासित राज्य, जहाँ जहाँ आप पीला कलर का देख रहे हैं तो वहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य था। ठीक है। देखिए और कम वोट मिला कहाँ, तो सिर्फ इधर केरल में। ठीक है। और इधर जम्मू कश्मीर तो खैर अलग था उस समय। तो पूरे तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा देश में कांग्रेस का शासन था। और 1952 का ये आम चुनाव था, 1957 का ये आम चुनाव था, 1962 का ये आम चुनाव था। गुटों में तालमेल और सहनशीलता। अब क्या था कि कई गुट बने हुए थे। गठबंधन का स्वभाव कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहा था। सुलह समझौते की राह पर चलना और समावेशी होना ही गठबंधन का प्रमुख विशेषता था। क्योंकि कई सारे पार्टियां थी उस समय, धीरे धीरे और भी पार्टियां बन गई थी, तो सभी को अपने रूप में वो समाहित कर लेने का जो कला था वो कांग्रेस में था। ठीक है। गठबंधन स्वभाव, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं गठबंधन का स्वभाव कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहा था। अब यहाँ पर है कि गठबंधन पार्टी का स्वभाव उसे अंदरूनी मतभेदों को सहन करने की काबिल बना देता है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस ने इन बातों का अमल किया। पार्टी में किसी भी मनमुटाव के चलते भी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर नहीं जाते थे। वे पार्टी में मौजूद रहकर किसी दूसरे समूह से लड़ना बेहतर समझते थे। अब देखिए होता क्या था कि मनमुटाव भी अगर हो जाता था तो वो पार्टी छोड़ करके नहीं जाते थे, बल्कि उसी में रह करके वो लड़ना ज़्यादा बेहतर समझते थे। कांग्रेस अपने गुटों के प्रति संवेदनशील थी। इसी स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। इन गुटों में बने रहने के कारण था व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी को और ताकत मिलती थी। इन हितों और विभिन्न विचारधाराओं को देखते हुए नेता कांग्रेस के अंदर ही बने रहना चाहते थे। बाहर जाकर नई पार्टियां बनाने के पक्ष में इनका कोई मत नहीं था।
अब ये सारी सुविधाएं हो जाने के कारण नेताओं को लगता था कि कहीं बाहर जा कर के अन्य पार्टी बनाने से अच्छा है कि कांग्रेस में ही रहा जाए, कांग्रेस के अंदर ही रहा जाए। भारत के लिए पहला मौका था जब स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार आम चुनाव हुआ था, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था कब, 1947 में, और 47 के बाद अंतरिम सरकार चल रही थी। और ये जो चुनाव हुआ था अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक चले। कुछ राज्यों में ज़्यादातर 1952 में हुए थे, इसलिए इसे 1952 का आम चुनाव माना जाता है। क्योंकि चुनाव स्टार्ट हो गया था 1951 से ही, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक 1952 में ही था, तो इसीलिए 1952 का ही पहला आम चुनाव कहा जाता है। और कभी कभी जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ही आप लगाएंगे, 1951 नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1952 का ही आम चुनाव माना जाता है। देश का प्रथम चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के बूते हुआ था। कुल 17 करोड़ मतदाताओं ने लोकसभा के 489 सांसदों और राज्य विधानसभा के लगभग 3200 उम्मीदवारों को चुना था। उस समय 17 करोड़ मतदाता था पूरे देश में, जो लोकसभा के 489 सांसदों और राज्य विधानसभा के 3200 उम्मीदवारों को चुना था। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में कुल 6 महीना का समय लगा था पूरा चुनाव कराने। अब तो चुनाव लगभग 1 महीना के अंदर संपन्न हो जाता है, लेकिन उस समय जो था कुल 6 महीने का समय लगा था। चुनावों के नतीजे के बाद स्वयं हारने वाले दल ने भी चुनावों को निष्पक्ष करार दिया था, जो उस समय हार भी गए थे। अभी तो ईवीएम पर बहुत सारा ब्लेम लगता है कि ईवीएम हैक हो जाता है, ये वो पूरा, लेकिन उस समय जो लोग हार भी गए थे, उस समय उन्होंने निष्पक्ष करार दिया था। ये चुनाव विश्व इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव था। इसके बाद यह साफ हो गया था कि लोकतांत्रिक चुनावों के लिए गरीबी और अशिक्षा राह का पत्थर नहीं बन सकती। उस समय चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी पूरे देश में चुनाव करवाना, चूँकि उस समय ना तो इलेक्ट्रॉनिक कोई माध्यम था, ना तो संचार का व्यवस्था था, ना यातायात का पूरी तरह से व्यवस्था था, फिर भी पूरे देश में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। विपक्षी पार्टियों का उद्भव, यानी विपक्षी पार्टियां कैसे बनी। तो स्वतंत्रता के बाद चुनावों में कांग्रेस की स्वाधीनता आंदोलन में भूमिका निभाने का सकारात्मक परिणाम मिला, लेकिन अपने भीतर गुटों को समाने की क्षमता जैसे जैसे इस पार्टी में कम होने लगी, तभी से विपक्षी पार्टियों ने अपने पंख फैलाना शुरू कर दिया। अब देखिए हुआ क्या कि आपस में इस तरह से जब सकारात्मक परिणाम मिला, लेकिन अपने अपने भीतर गुट बनते गया और अलग अलग पार्टी का निर्माण हुआ। इनमें से बहुत सी पार्टियां 1952 के चुनाव में कई पहले बन चुकी थी। कुछ पार्टियां 60 और 70 के दशक में सामने आई। हालांकि इन दलों को चुनावी बेहद कम प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन इन्होंने लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने राजनीति में विकल्प की संभावना को बनाया। शुरुआती सालों में विपक्ष कांग्रेस के नेताओं के बीच सम्मान देखा जा सकता था। सोशलिस्ट पार्टी के नेता को जवाहरलाल नेहरू का सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यह सम्मान का भाव आगे चलकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण कहीं पीछे छूटता चला गया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पार्टियां बनते गई। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख विपक्षी दल उस समय कौन कौन थे। तो पहला था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बोल्शेविक क्रांति से उभरे कई साम्यवादी गुट 1920 के दशक में भारत में उभरे कम्युनिस्ट पार्टी। इनका उद्देश्य था समस्याओं का निदान और साम्यवाद की नीति को अपनाना। ठीक है, 1947 में हुए सत्ता परिवर्तन को स्वतंत्रता का रूप नहीं दे सके थे। यहाँ पर आप देखते हैं पूरी तरह से। सेकेंड में क्या बना था, भारतीय जनसंघ। उसमें भारतीय जनसंघ थी विपक्ष की पार्टी। इस पार्टी का गठन 1951 में हुआ, जिसके संस्थापक रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका मुख्य बल एक राष्ट्र देश, इनका मुख्य बल था एक राष्ट्र एक देश एक संस्कृति था। इनके सदस्यों का विचार था कि देश की संस्कृति परंपरा के माध्यम से आधुनिक और प्रगतिशील बन सकती है। भारतीय जनसंघ ने भारत पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को खत्म करने की बात की और हिंदी को राजभाषा बनाने पर भी बल दिया था भारतीय जनसंघ के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1964 के चीन के बाद भारत को परमाणु परीक्षण करने की बात को लेकर के भी बल दिया था। धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली रियासतों को भी जनसंघ ने कड़ा विरोध किया था। तो इस तरह से सभी पार्टियां का अलग अलग विचारधाराएं थी। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी बनी थी
1934 में इस पार्टी का उद्भव हुआ। कांग्रेस के अंदर ही एक युवा नेता समूह ने बल दिया था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस में को परिवर्तनशील बनाने का था। यह पार्टी 1948 में कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी का नाम से जानी गई। साम्यवादी और कांग्रेसी पार्टी से अलग यह समाजवादी विचारधारा की पार्टी थी, जिसका विभाजन 1955 में कई गुटों में हो गया था, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आदि बन गए थे। जयप्रकाश नारायण, MS जोशी, राम मनोहर लोहिया इनके प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो इस तरह से कई पार्टियां बनती गई थी। अब यहाँ पर दिया गया है कुछ यहाँ वर्ष के नाम दिए गए थे, और यहाँ पर उस वर्ष में क्या क्या घटनाएं हुई थी वो, जैसे कि 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था, तो भारतीय संविधान की सभा का अंगीकरण हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने अपना लिया गया था भारतीय संविधान को। 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए थे। 1990 में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पहली बार प्रयोग किया गया था, और 2004 में पूरे देश में EVM का प्रयोग कर लिया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।